So let us move to the next question, which is an electric field is uniform and in the positive x direction for positive x, and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों जो ओरिजिन के राइट में, मतलब जहाँ पर x पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव x की तरफ है, और ओरिजिन के लेफ्ट में जहाँ पर x नेगेटिव होता है वो लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, नेगेटिव x की तरफ है. इट इज़ गिवन दैट कि मैग्नीट्यूड इज 200. A right circular cylinder of length 20 cm, radius 5 cm has its center at the origin and axis along the x-axis, so that one face is at plus 10 cm and the other is along the x-axis, so that the one face is plus 10 and the other is x is equal to minus 10. यहाँ पर repeat है बच्चों. As shown in the figure, what is the net charge inside the cylinder? Net charge हमें निकालना है. तो यहाँ पर बच्चों इसके पहले हम लोगों ने इसके कंटिन्यूएशन में अगर बात करें तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को किया था और हम लोगों ने यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया था 3.14. तो अगर बच्चों ये सेम क्वेश्चन है और मैं इसका फ्लक्स अगर मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ तो मैं गॉस थ्योरम यूज़ करूँगा. और गॉस कहते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है बच्चों वो किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होता है वो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है. तो हमें फ्लक्स की वैल्यू पता है, हमें चार्ज एनक्लोज्ड निकालना है. सो चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, सो विच कम्स आउट टू बी फ्लक्स इज 3.14 यूनिट्स into epsilon naught is 8.85 into 10 की पावर -12 units. So flux charge is equal to this much coulomb. So this is equal to, अगर मैं इसको 9 मान लूँ और इसको 3 कर दूँ तो 27 के आसपास ये आएगा. और 27 को अगर मैं लिखूँ सो 2.7 लिख लूँ. सो 2.78 इसको मैंने 27 से मैंने देखा तो मुझे लग रहा है, हालांकि यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर मैं 2.78 लिखूंगा तो 10 की पावर -11 आ जाएगा. 27 यहाँ पर आ रहा था, मैंने 10 से डिवाइड किया तो 2.7 के आसपास 10 से मल्टीप्लाई किया तो -11 हो गया है. सो दिस इज और आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 1. तो ऐसे आप बच्चों आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं. आगे देखते हैं. एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव a positively charged point nucleus of charge Ze surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius r. The atom as a whole is neutral. For this model, the electric field at distance r less than r from the nucleus is equal to. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. इसमें क्वेश्चन ये है कि पहले ये कहा गया कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पर एक पॉइंट साइज न्यूक्लियस होता है जिसमें चार्ज अगर हम देखें तो Ze चार्ज होता है. इसमें Ze पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है, बाकी जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों ये इसके सराउंडिंग में इस पूरे वॉल्यूम में स्फेरिकल वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ये नेगेटिव चार्ज है. अच्छा, अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू भी -Ze होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा. तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. अब हमें निकालना है कि इसके यहाँ पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है. तो अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर मैं गॉस थ्योरम यूज़ करूँगा. और गॉस थ्योरम के लिए एक मैंने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिया है जो कि r रेडियस का है. ठीक है बच्चों, r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस मैंने सेलेक्ट कर लिया है. अब इस सरफेस के लिए, इस गॉसियन सरफेस के लिए मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूँ, विच स्टेट्स दैट अगर मुझे यहाँ पर गॉस लॉ यूज़ करना है तो ये क्या स्टेटमेंट इसका ये है कि हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज़ डिफाइंड एज E.ds का सरफेस इंटीग्रेशन फॉर द होल सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये होता है. सो लेट अस अप्लाई दिस थ्योरम टू गेट आवर आंसर. यहाँ पर आपको ये दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर ds क्या है बच्चों कि ये जो मैंने गॉसियन सरफेस लिया है, इस गॉसियन सरफेस के डिफरेंट एलिमेंट्स है. जैसे मान लो एक छोटा सा मैं ds वेक्टर यहाँ ले लूँ या यहाँ पर ले लूँ ds, एक छोटा सा एरियल एलिमेंट, एक सरफेस एरिया का छोटा सा पार्ट मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, बहुत सारा ये सेलेक्ट कर लिया है. ठीक है बच्चों, तो ये ds वेक्टर है और ये ds वेक्टर हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड्स हम दिखाते हैं बच्चों. ये ds हो गया, यहाँ भी, ये कहीं भी हो गया, ये ऐसे हम दिखाते हैं वेक्टर. ठीक है. अब
इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि अगर आपसे मैं पूछूं कि इन सारे डीएस में किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अगर मैं ये पूछूं तो आप कहोगे कि भाई सेंटर से ये सिमेट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी डीएस के पर बराबर होगी। तो अगर हर डीएस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही है तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट फॉर ऑल डीएस, सो दिस कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात यहाँ पर डॉट को हटाने की है, तो डॉट कॉस थीटा से हटेगा और कॉस थीटा में जो थीटा होगा वो नॉर्मल डीएस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम मान लें कि रेडियली आउटवर्ड्स होगा, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी है तो स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी में या तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी या रेडियली इनवर्ड्स होगी। तो अगर मैं रेडियली आउटवर्ड्स मान लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भाई इफेक्टिवली अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर इस रीजन में नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो चुका है, तो इस रीजन में जो इफेक्टिव चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी। तो रेडियली आउटवर्ड्स हमारा डीएस वेक्टर भी है और रेडियली आउटवर्ड्स हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों के बीच का एंगल 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लिख लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया। अब इसमें क्या बच रहा है बच्चों, इसमें हमारे पास बच रहा है इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। अब चार्ज इनक्लोज्ड की बारी बच्चों आती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी आप देख सकते हैं। एक तो चार्ज आपको ZE पूरा दिख रहा है जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, और बाकी जो माइनस ZE चार्ज था उसका कुछ पार्ट गॉसियन सरफेस के अंदर है, उसको निकालने का तरीका यूनिटरी मेथड होगा। वो क्या होता है, हम ये मान लेंगे कि 4/3 पाई r³ वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड था, -ZE इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, -ZE डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r³। तो जो अपना गॉसियन सरफेस है उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल r³, तो इसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल r³ इंटू -ZE डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R³। ठीक है, यूनिटरी मेथड है बच्चों, ये सबको बात है। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से चार्ज इनक्लोज कितना हो गया, -ZE। एक तो ये चार्ज हो गया जो नेगेटिव वाले पार्ट है, और साथ ही साथ हमारा एक चार्ज और था +ZE डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, यहाँ से सीधे तौर पर आपका आंसर दिखाई पड़ रहा है। ds मतलब इन सारे एलिमेंट्स के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो इस गॉसियन सरफेस का, मैं ds का इंटीग्रेशन का मतलब इन छोटे छोटे एरियाज़ का इंटीग्रेशन मतलब सम, तो सरफेस एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया 4πr² होगा। सो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू ZE, यहाँ से कॉमन आ गया बच्चों, और हमें मिला क्या, दिस इज 1 - r³ बाई कैपिटल R³ होल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आ गया। सो यहाँ से अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ZE बाई 4 पाई। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ पर छूट रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हम देख लेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में r² से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/r², और जब r³ से r² को डिवाइड करेंगे तो r/r³, ऐसा आ जाएगा। तो यही बच्चों हमें निकालना था, और दिस ऑप्शन इज़ आवर आंसर, ऐसा हमने मैच करा लिया। बहुत आसानी से हम चीज़ों को कर सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं। An early model for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge ZE surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius r. The atom as a whole is neutral. For this model, the electric field at a distance r greater than r, मतलब उस एटम के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हमें निकालना है बच्चों। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि अर्ली मॉडल क्या था कि किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉइंट साइज्ड होता है और पूरा चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है। बाकी जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इसके चारों तरफ r रेडियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ये चार्ज भी कितना होता है, नेगेटिव ऑफ ZE होता है ना, जितना, क्योंकि एटम एक न्यूट्रल बॉडी है तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव है। अब मुझसे कहा गया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो मैं गॉस थ्योरम का यूज़ करते हुए यहाँ से एक गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ करूँगा
तो गॉसियन सरफेस अगर मैं ड्रॉ कर दूं बच्चों, तो इस गॉसियन सरफेस से अगर मैं गॉस लॉ यूज़ करना शुरू करूं तो मैं लिखूंगा E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है, ds ये नॉन जीरो है, ये मुझे पता नहीं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है ds, यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, ये नॉन जीरो है, दिस इज नॉन जीरो क्वांटिटी। और यहाँ पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होने का कोई संकेत नहीं है, मतलब यहाँ पर जो अगर फील्ड है या नहीं है, लेकिन अगर होगी तो रेडियली आउटवर्ड्स होगी, इनवर्ड्स होगी, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच के एंगल 90 नहीं होने की ज़रूरत हो, तो ये डॉट भी नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये भी नॉन ज़ीरो है बच्चों, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये मुझे नहीं पता है। और जबकि यहाँ पर Q एनक्लोज्ड कितना होगा, यहाँ पर आपको सीधा दिखाई पड़ रहा है कि ये चीज़ न्यूट्रल है, तो चार्ज एनक्लोज ज़ीरो हो जाएगा, 0 बाय एप्सिलॉन नॉट इज़ 0। अब यहाँ पर आपको सीधा देखना है कि अगर E के अलावा बाकी सारी चीज़ें नॉन ज़ीरो हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब E क्या है, 0 हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0, सो आउटसाइड ऑफ दिस एटम इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0। So this is how we do this question. Now let's move to the next question. And the acceleration of electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction when they are one apart or respectively, ये बच्चों निकालना है। थोड़ा सा आपको सोचना है बच्चों, है तो बहुत आसान क्वेश्चन। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और इससे कुछ डिस्टेंस पर 1 एंगस्ट्रॉम पर ये एक प्रोटॉन रखा हुआ है बच्चों, ऐसे रखा हुआ है। इसके बीच का सेपरेशन है 10 की पावर -10 मीटर, इसको हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। नाउ मासेस आर गिवन, दोनों का मास गिवन है और हमें ये पता है कि दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं। जैसे बच्चों मान लो मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसके ऊपर फोर्स एक लग रहा होगा अट्रैक्शन का, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा। और अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें जो फोर्स लग रहा है उसको इसके मास से डिवाइड करना है बच्चों, ठीक है। तो फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 × 10 की पावर 9। दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, तो 1.6 × 1.6 × 10 की पावर -38 डिवाइडेड बाई उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, सो 10 की पावर -10 का स्क्वायर इज 10 की पावर -20 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.67 इंटू 10 की पावर -27। दिस इज आवर कैलकुलेशन। तो ये हमें करना है बच्चों, यहाँ से 10 की पावर -20 और 10 की पावर -20 ऊपर जब भेजा तो मैंने इसको सबसे पहले मैंने ख़त्म किया, तो ये -18 बचा और -18 और +9 इज़ -8 और ये ऊपर चला गया, तो 27 में से 8 घटा देंगे तो 19 बचेगा बच्चों। सो दिस इज 10 की पावर 19 पावर्स। अगर मैं 10 को सारा मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो 10 की पावर 19 आ रहा है। यहाँ पर इसको लगभग मैं अगर कैंसिल आउट कर दूँ तो ये हो जाएगा बच्चों 14.4। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 14.4। सो 14.4 यहाँ पर हमें देखना है बच्चों, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें देखना है कि ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर 14.4 अगर नहीं लिखा है, 1.4 की वैल्यू गिवन है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखना चाहते हैं तो 10 की पावर 19, फिर से मैं 10 की पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 10 की पावर -20 को मैंने ऊपर भेजा था, तो 10 की पावर -18 बचा था बच्चों, ठीक है। और 10 की पावर -18 10 की पावर +9 से मैंने कंबाइन किया तो 10 की पावर -9 बच गया था। और 10 की पावर -9 था और 10 की पावर 27 गया, तो 27 - 9 इज़ 18, राइट। तो 10 की पावर 18 आना चाहिए बच्चों, ठीक है। 19 के बजाय यहाँ 10 की पावर 18 आना चाहिए, 18 आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.4 के आसपास आना चाहिए इंटू 10 की पावर 18। दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो ये 1.4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर 19 हो जाएगा। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ये दोनों ऑप्शंस तो गलत हो गए, ये नहीं हो सकते इन दोनों में, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं।
तो हमें कहीं ना कहीं प्रोटॉन का जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट करना होगा। तो इन ए वेरी सिमिलर मैनर वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखते हैं, ये तो पक्का है बच्चों, यहाँ से मैं गेस कर सकता हूँ क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट, मास ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो थोड़ा गड़बड़ है ये।